अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी शहबाज शरीफ की 2 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ को वाइट हाउस और ईरान ने कबूल कर लिया। 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। इससे पहले भी इस्लामाबाद अकॉर्ड की कुछ निकात जो है वो अमेरिका से शेयर किए गए थे। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात हैं उसे महाज बना के हमने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग को शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से रोका है, और इससे पहले भी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। पाकिस्तान ने ये जंग रुकवाई, लेकिन दूसरी जानिब ये बातें भी हो रही हैं कि अगर इजराइल की जानिब से दोबारा कोई हिमाकत की गई तो फिर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि जैसे ही जंगबंदी का ऐलान हुआ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और ईरान ने भी अपना हुर्मस को खोल दिया, वहीं इजराइल ने जो है एक बार फिर लिबनान पर हमले कर दिए हैं। और अगर हिजबुल्लाह रिटेलिएट करता है तो उसके बाद ईरान क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है। जहां हम पजीराई के हवाले से बात कर रहे हैं, भारत के हवाले से बात कर रहे हैं कि भारत में एक मातम का समा देखने में आया था। आप वहां का मीडिया उठा के देख लें, उनके एंकर पर्सन की गुफ्तगू देख लें, तो ये नजर आ रहा था कि भारत को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया है। पाकिस्तान की ये सिफारती कामयाबी थी जिसमें हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत से ये जंग जो है ये रुकी थी। ये जंग एक आलमी खतरा बन गई थी खित्ते के लिए। हमने देखा कि ईरान ने रिटेलिएट किया सऊदीया पे, कुवैत पे, बहरीन पे, यूएई पे, और यूं लग रहा था कि अगर सऊदीया की जानिब से भी हमला किया जाता है तो ये एक आलमी जंग, एक खित्ते की जंग जो है, एक खित्ते तक ये जंग जो है ये फैल सकती है। लेकिन जिस तरीके से कल रात एक अहम रात थी और हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन से कुछ ही घंटे पहले, लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया था। व्हाइट हाउस से खबर आ गई थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज़ पे गौर किया जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले भी हमने देखा था कि अमेरिका की जानिब से ये बयान आया था कि जो ममालिक ईरान को हथियार दे रहे थे उन पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को 2 हफ्तों के लिए खोला गया है। अब देखना ये है कि उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को किस तरीके से इन प्रोसेस लाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त ईरान की इस पे हुक्मरानी है। हमने देखा कि इस तवील जंग के बाद ईरान ने इसे खोल दिया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि नौ मुंतखब मुश्तबा खामनाई और मैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मिलकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के मामलात को देखेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपके वक्त का। जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। कर्नल साहब, इस्लामाबाद में जो है अहम बैठक होने जा रही है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होंगे। हेलो, पाकिस्तान की ये बड़ी सिफारतकारी है। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है कर्नल साहब? जी, आई हैव लॉस्ट यू जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपसे सवाल दोबारा कर लेती हूँ कि इस्लामाबाद जी, में जी। 10 अप्रैल को जो है मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है। क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी जो है वो मैं समझता हूँ जी जिन 2 फैक्टर्स की वजह से मिली, उसमें एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक रैशनल स्टेट है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। और पाकिस्तान ने ये हमेशा प्रूव किया है, ना सिर्फ अब प्रूव किया है बल्कि मार के हक में भी प्रूव किया, बल्कि आप पाकिस्तान की जो पॉलिसी की पूरी हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टिल टुडे, तो पाकिस्तान ने हमेशा रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे बिहेव किया है। क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं वो कायदे आज़म ने बिल्कुल मुतय्यन कर दिए थे कि कश्मीर में के साथ क्या रिलेशन होगा, पैलेस्टीन के साथ क्या रिलेशन होगा, नेबर्स के साथ क्या रिलेशन होगा, जी। और इंटरनली पाकिस्तान कैसी स्टेट होगी। तो इसलिए ये जो सारी दुनिया जो है हमेशा से रिस्पॉन्सिबल और रैशनल स्टेट की रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि यही सिस्टम है। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए कि पाकिस्तान जो है वो उसकी कोई किसी किस्म के कोई रिवेंचर, रिविजनिस्ट या कोई और ऐसे डिजाइन नहीं है। पाकिस्तान ने कभी खुदा खास्ता अखंड भारत की बात नहीं की। पाकिस्तान ने किसी जो है वो किसी लाइन की बात नहीं की कि इसको उधर होना चाहिए, इसको उधर होना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा से इंटरनेशनलिज्म की बात की है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल वैल्यूज हैं, उनको सही। फॉलो किया जाए। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 1.5-2 महीने में इनडायरेक्टली 2-3 दफा चाइना ने भी ये कहा कि यूनाइटेड नेशन का सिस्टम होना चाहिए,
जो कि सारे मामला को देखे, देश के कॉन्फ्लिक्ट से हल करे। और जो पाकिस्तान और चाइना का एलामिया था आज से 5 दिन पहले, जिसमें 5 पॉइंट दिए गए थे, उसका जो आखिरी पॉइंट था, 5th पॉइंट, वो भी यही था कि चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मस का मामला हो, चाहे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो नेशंस के, उनको यूनाइटेड नेशंस के तहत हल करना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये वो क्रेडिबिलिटी है। और उसके ऊपर जो पाकिस्तान की सिंसियरिटी है, जब जितने भी अगर आप ये मामला देख लीजिए तो जितनी भी कंट्रीज थी, कोई 17-18 कंट्रीज से इससे डायरेक्ट अफेक्ट हो रही थी। फिर जो इसके अंदर डायरेक्ट पार्टीज थी जो कि एंटागोनिस्ट थे, वो यूएसए था, इजराइल था और ईरान था। और उसके साथ साथ अगर आप शामिल कर लें पेरिफेरी पे जो एंटागोनिस्ट थे, वो कतर था, बहरीन था, यूएई था, क्योंकि ये मुल्क भी थे। और इन सब ने देखा कि पाकिस्तान एक तबसरा ये भी किया जा रहा है, मैं चाहूंगी आप इस पे कमेंट करें, कि डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग मिल गई है और वजीर आजम शहबाज शरीफ के एक्स पैगाम से उन्हें खासा दिलासा भी मिला है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से ईरान को शिकस्त देनी है। रिजीम चेंज तो हो नहीं सका ईरान में, और ईरान भरपूर तरीके से रिटेलिएट भी कर रहा था। आबरे हुर्मस को नहीं खुलवाया जा सका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो ये एक फेस सेविंग कहा जा सकता है इसे? जी देखें, अगर आप फेस सेविंग कह लें तो चलें, यूं कह लीजिए कि फेस सेविंग मिल गई, लेकिन हमारा कंसर्न तो ना डोनाल्ड ट्रंप साहब है, ना उनकी फेस सेविंग है। हमारा कंसर्न तो ईरान है कि ईरान के जो लोग हैं जिनसे इतने दिनों से हमले हो रहे हैं, उनको रिलीफ मिले, उनका जो बहुत नुकसान हुआ है वो उस नुकसान से बाहर निकल सकें। फिर रीजन के अंदर जो 17 ममालिक जो है वो टेंडर हुक के ऊपर थे, किसी भी वक्त ये कंफ्लिक्ट स्पाइरल आउट कर सकता था। तो हमारा तो ये कंसर्न है। और इसमें अगर थोड़ी सी उनको आप कह लीजिए फेस सेविंग मिल गई है, तो फेस सेविंग तो देखिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ह्यूमन ईगो, ह्यूमन हुब्रिस तो सबसे पहले आ जाती है। और फिर अमेरिका तो इज नोन फॉर इट्स हुब्रिस, फॉर इट्स ईगो, फॉर इट्स इंडिविजुअलिस्टिक चेंज ऑफ पर्सनैलिटी। ट्रम्प साहब हैं, उनकी तो पर्सनैलिटी का वो जो डार्क ट्रायड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नार्सिसिस्ट हैं, वो साइकोपैथिक हो जाते हैं, फिर वो मैग्लोमेनियक हैं, यानी अपनी पावर का जो एक बंदे को ग्रैंडियर होता है वो भी है। तो अगर ऐसे बंदा को आपको थोड़ी सी फेस सेविंग भी देनी पड़े और लोगों का भला हो जाए, दुनिया का भला हो जाए, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का भला हो जाए, रीजन का भला हो जाए, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। Five 999. जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की पथराई के हवाले से, सिफारती ताल्लुकात के हवाले से। अमेरिका ने इस जंग में बहुत कुछ खोया, ईरान में रिजीम चेंज ना हो सका, 1 माह तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो बंद रहा, और 2 हफ्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोला गया है। वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अच्छे ताल्लुकात होने के बिना पे हमने देखा कि ईरान ने 2 हफ्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को जो है वो खोल दिया है। लेकिन इस वक्त भी इसराइल के हमले जारी हैं लेबनान में, और ये बताया जा रहा है कि कई मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। अगर हिजबुल्लाह ने रिटेलिएट किया तो फिर उसके बाद ईरान इस पे क्या अपना रिएक्शन देगा, मजीद बात करेंगे। शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो। जी जनाब। शाहिद साहब, खैर सगाली के जज्बे पे हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो खोल दिया गया ईरान की जानिब से, लेकिन इस वक्त भी इसराइल जो है वो हमले कर रहा है लेबनान पे। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ये जंग इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान बंद हुई है, लेकिन इसराइल के इस वक्त भी हमले जारी हैं लेबनान में, तो इससे तो मजीद कशीदगी बढ़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी बता दूं जी कि जो इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू हैं 2-2.5 हफ्ते से तो गायब है। मैंने तो उनको कहीं नहीं देखा, ये बता दूं आपको, मैंने तो नहीं देखा किसी चैनल पर कहीं आए हो। सही। उनका मसला जो है वो मैं आपको फिर बता दूं, वो हिजबुल्लाह अपनी जगह पर है, वो एक जी लेबनान में है, लेकिन उनका जो चार्जेस ऑफ करप्शन के खिलाफ हैं, उनकी तो इंटरेस्ट में है इसराइल की, उसकी वजीर आज़म साहब की, इसराइल की बात नहीं कर रहा, कि ये जंग जारी रहे किसी की, ताकि लोगों की अटेंशन, स्पेशली उनकी जुडिशरी की, पुलिस की जो अटेंशन है वो उनकी तरफ से हटी रहे।
क्योंकि जैसे ही ये मामला ठंडा होना है, उनके तो वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू हुए हैं। आप देख लें करप्शन चार्जेस के ऊपर, तो वो एक अपनी जगह पर है। ये वजह है जिसकी वजह से वो जारी। बाकी हिजबुल्लाह के ऊपर बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि अगर ये जारी रहेगा तो मसला मसाइल भी हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये समझ से कहते हैं ना कि इस सारे मामले के अंदर एलिफेंट इन द रूम वो इसराइल है। असल मसला उसका है। जहां तक अमेरिका की है और ईरान, जो दो मेन एक्टर्स हैं, वो अब समझ गए हैं कि उनकी कहां तक वो जा सकते हैं, क्या हो गया है जो अब, और आगे अभी क्या करना है। पाकिस्तान का जो रोल है जी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रस्ट वर्दी ब्रिज है जिस पर ये चल कर आ सकते हैं। मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं थोड़ी सी एक लाइनर में, जी कि पाकिस्तान के अमेरिका ने चीन के साथ जब बातचीत शुरू की थी 69 में, तो पोलैंड के थ्रू शुरू की, वो चल नहीं सका। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का वो का ब्रिज लिया और याया खान साहब की हुकूमत थी, और ये ब्रिज बड़ा ही ट्रस्टवर्दी साबित हुआ, जिसके ऊपर ये मैसेजेस आते थे जाते थे, पाकिस्तान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। आज भी यही है कि तारीख इसकी विटनेस है कि पाकिस्तान की एक और वजह भी बता दूं कि उसके बाद पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन से कहते हैं टिरनी ऑफ ज्योग्राफी ऐसी है कि ये मुल्क जानते हैं कि इसकी जगह कोई और दूसरा मुल्क नहीं आ सकता। जी पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है, और जो मैसेजेस अमेरिका और ईरान के दरमियान जाते रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी रही है, और उसके अंदर बैक चैनल के अंदर कभी भी कोई दूसरा मसला खड़ा नहीं हुआ। मैसेज जिस तरह आए उसी तरह पहुंचा दिए गए एडवाइस के साथ। तो ये आज आप जो लेकिन आप क्यानी देख साहब, रहे हैं, अल्लाह डोनाल्ड करे ट्रंप का एक बयान भी मौजूद है कि जो ममालिक जी। असला पहुंचा रहे हैं ईरान को, उन पे भी 50% टैरिफ आयद किया जाएगा। तो ये तो कहीं से मुज़ाकरात की चीजें सामने नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मजीद कशीदगी आगे बढ़ सकती है। इसमें जरा अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जी देखें जी, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं। देखें ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना ये एक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूँ। ये दो एक आइडियलिस्ट अप्रोच है कि हाँ जी ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। जो रियलिस्ट अप्रोच ये है कि जो कशीदगी, जो टेंशन है, स्पेशली बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स और रूस, चाइना के साथ है, इतना नहीं है। वहां पर इकोनॉमिक टेंशन जारी है। रूस के साथ वो यूक्रेन की वजह, और भी वजूहात हैं वह, जिसकी वजह से ये मसला जारी है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो बातचीत जो हो रही होगी, इसके अंदर इसका ये पीछे में बोल रहा है कोई, अब क्या जी जी आप कंटिन्यू करें। जी क्यानी साहब, वो पीछे बोल रहे हैं कोई। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये मसाइल जारी रहेंगे। उनके ऊपर वो लगाना चाहते हैं सेस जो है, जो भी है 50%, वो अपनी जगह पर है, उसकी कोई। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन, रियलिस्ट अप्रोच है कि यहां तक वो पहुंच चुके हैं, ये बातचीत होगी। इसके अंदर कि ये जो मुल्क उसको हेल्प करते रहे हैं, वो करते रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, उसमें कोई शक नहीं है। सबको पता, शुरू से पता था कि जी रूस भी, चाइना भी किसी हद तक ईरान की हेल्प करते रहे हैं। वो मामला अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ पर अब इस वक्त ये वो चाहेंगे कि ये जंग जो टेम्परेरी से सीज फायर है वो होल्ड करे, और फिर जो मसला आपस में जो बातचीत होगी उनके उसके ऊपर करें। फिर ये इसको आपको मैं बता दूं, ये होगा ये कि ये जो इश्यूज हैं, कोई 15 कंडीशन, कोई 5 कंडीशन हैं, इनको कंटेन किया जाएगा थोड़े में ला, और फिर इस 15 दिन के अंदर इस चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। दोनों के इंटरेस्ट में है, रीजन के इंटरेस्ट में है कि ये बात अब आगे बढ़े नहीं। बिल्कुल ठीक है। आबिद साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ के एक्स बयान के बाद हमने देखा कि ये जो जंग है ये 2 हफ्तों के लिए रोक दी गई है, लेकिन उस एक्स पैगाम में ना तो चाइना था ना तो रूस था। ऑल्दो चाइना ने भी इस सीज फायर को खुशआइंद करार दिया है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का नेचर है, उनके बयानात सामने आते हैं, आपको नहीं लगता कि चाइना या फिर रशिया को भी लूप में लेना चाहिए था? इस वक्त तो पाकिस्तान की बड़ी तारीफ भी हो रही है, सिफारती ताल्लुकात के हवाले से भी बात हो रही है, लेकिन अमेरिका और खुसूसन अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप, उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए जी, अमेरिका को, सॉरी रशिया को और चाइना को उस टेबल पे बैठा होना तो मैं समझता हूँ जी जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली तो जो वेरिंग पार्टीज हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, और जो वेरिंग पार्टीज हैं वो अमेरिका है, इजराइल है और ईरान है, और वही पार्टीज इकट्ठी हो रही है।
हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं क्योंकि अब जो नेगोशिएशन जो है या पहले फैसिलिटेशन थी, अब मेडिएशन है, वो पाकिस्तान करवा रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो अब एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है, एज ए मेडिएटर ये करवा रहा है। अब उसकी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ में पाकिस्तान के साथ कौन शामिल है वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन उन सारों का उस टेबल पे बैठा होना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान के साथ टर्की शामिल है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब शामिल है, इजिप्ट शामिल है, चाइना का नॉट है, रशिया का नॉट है। तो आप जो है वो अगर ये सारे लोग भी यहाँ पे बैठेंगे तो फिर एक मिनी यूनाइटेड नेशन इस टेबल पे बन जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। और वैसे भी वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जो मेन पार्टीज हैं वो बैठती हैं और फिर उनको, हाँ, जब तक अगर गारंटीज देने की बात हो तो गारंटीज अगर आपने अमेरिका से लेनी है जी, अमेरिका ने देनी है, तो वो ज़ाहिर है अमेरिका की जो सबसे बड़ी गारंटी है वो उसका इंटरनेशनल स्टेटस है, क्योंकि वो अगर इस सारे मैकेनिज्म के बाद अपनी बात से खुदा ना खास्ता फिरता है तो फिर तो उसका जो मिलिट्री डोमिनेंस पहले अंडर क्वेश्चन आ गई है ईरान और इस कॉन्फ्लिक्ट में, और फिर तो उसकी डिप्लोमेटिक डोमिनेंस भी अंडर क्वेश्चन आ जाएगी। फिर तो कोई बात नहीं करेगा, कोई मुआहिदा नहीं करेगा उसके साथ, कोई एक दैट विल बी अ वेरी सेटबैक। और जहां तक ट्रम्प साहब की इस बात का ताल्लुक, जैसे आप कह रही थी कि वो डिफरेंट स्टेटमेंट देते हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, देखिए वो तो उनका एक पर्सनैलिटी का एक तरीकाकार है, उनका एक पर्सनैलिटी, मैं डिसऑर्डर तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक पर्सनैलिटी का एक आउटबर्स्ट है जिसको वो। अच्छा, उन्होंने एक और भी बयान दिया है, कतई कलामी की माजरत चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि चाइना ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आया है। इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा सर। जी, चाइना, देखिए चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है जी इस रीजन का, और चाइना की ईरान से बहुत अच्छी दोस्ती भी है, और चाइना ने इसमें ऑलरेडी अपना एक रोल भी अदा कर रहा है। तो अब वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये अपने प्रेशर्स वो बताना चाह रहे हैं कि मुझसे कौन कौन से प्रेशर फिर इसकी वजह से मैं, क्योंकि जब आप उनको हर तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, पहले क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने ये जंग शुरू क्यों की है, आपको पता है हर तरह पे एक डिफरेंट ओपिनियटेड लोग होते हैं, तो वो इस तरह की फिर चीजें, क्योंकि देखिए वो डिप्लोमेट है नहीं, वो उनको स्टेट क्राफ्ट माजरत के साथ वो एक डील मेकर है, और वो खुद कहते हैं कि मैं डील मेकर। तो जो डील मेकर है वो ये स्टेट क्राफ्ट, डिप्लोमेसी और ये जो इस तरह की चीजें हैं जी, ये थोड़े से डिफरेंट होती हैं। तो आई थिंक ये इस तरह की चीजें इनको बहुत ही जब तक ये देखें, जब तक इन मुज़ाकरात हो रहे हैं, जब तक इन मुज़ाकरात के ऊपर बात हो रही है, उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये जो हाइपरपोलिक टेंजेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हमें ड्रॉ नहीं करने चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान को लेके, क्योंकि वो फिर जो पाकिस्तान और चाइना को लेके, क्योंकि वो फिर जो पोजीशन है, डिस्कशन और ये सारी चीजों में एक डेजोनेंस पैदा होती है जी। आई थिंक वो डेजोनेंस नहीं पैदा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि 2 हफ्तों के लिए सीज़फायर हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। असफर इमाम साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट है, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया असफर साहब आपके वक्त का। मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि सीज़ फायर जो है वो हो चुका है 2 हफ्तों के लिए। क्या लगता है आपको कि इस दौरान इसराइल की जानिब से फिर बर्बरियत की जा सकती है ईरान पे? है, जहां तक उसका अटैक लेबनान के ऊपर है वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है, मायने खेज नहीं है। भाई जितना आपने हिजबुल्लाह के साथ करना था कर दिया, पूरे मुल्क को कोलैटरल डैमेज बना दिया। 3 हिस्सों से अपने अटैक कर रहे हैं वो। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अमेरिका का हो सकता है कि इसको तो नॉट हो कि जी लगे रहे हैं आप लेबनान में, लेकिन ईरान में वो वेटिएट, मेरी अपनी ओपिनियन है, वो इसको एटमॉस्फेयर को खराब करने नहीं देंगे। ये मेरी ओपिनियन है, मैं भी शायद मैं गलत साबित हूँ, क्योंकि इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं तो अनप्रिडिक्टेबल लीडर, लेकिन वो जिसे कहते हैं डील मेकर, वो चाहेंगे, जिसे कहते हैं ना एक अंग्रेजी में लीडरशिप की एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है कि तारीख उनको कैसे याद करेगी। तो जो जहां तक तो जंग इम्पोज की गई ईरान पर, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये चाहेंगे कि ये दिखाया जाए। अभी अब मैं सुन रहा था इनके डिफेंस जो सेक्रेटरी हैं कि जी हमने जंग जीत ली है, सब कुछ है। वो चाहेंगे कि जी ठीक है, इसी तरह ईरान भी चाहता है कि लगे रहे जी आप हमने जंग जीत ली है। दोनों को फेस सेविंग चाहिए, ईरान को भी और अमेरिका को। अब ये मिल रही है, बता दूं, यहाँ मिल रही है। पाकिस्तान फेस सेविंग दे रहा है, ठीक है जी आप आए यहाँ बैठें,
इस 2 हफ्ते के अंदर अभी मैं ये बता दूं आपको कि एक थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। जी यहाँ पर काफी देर प्रोपेगेंडा रहा हिंदुस्तान का, जी पाकिस्तान टेररिज्म फलाना टिमकाना, फॉरेन पॉलिसी। आज फॉरेन पॉलिसी की जीत है, उसकी वजह यह है कि बैटल ऑफ नैरेटिव जो होती है, बैटल ऑफ नैरेटिव में उसमें ट्रुथ प्रवेल करती है, सच्चाई प्रवेल करती है। दूसरी सच्चाई क्या है, हमने प्रूव किया है कि हम शुरू से ये चाहते थे कि यहाँ अमन हो, रीजन के अंदर अमन हो। और इसी वजह से आप देखें जो रीजनल लीडर्स हैं जिन्हें आप भेजे, मिस्र है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया, यहाँ उनके वजीर खारजा खैर वो रिप्रेजेंट करते हैं अभी मुल्कों को, आए बैठे अपनी ओपिनियन दी और वो सारे इसके साथ साथ हैं। अब आ जाए चीन की बात। मैं जी चीन को बताऊं, चीन एक बेहतरीन गारंटर बन सकता है, उसकी वजह बताता हूं। जी जब से प्रेसिडेंट शी आए हैं, चाइना की जो प्रोग्रेशन वो पीसफुल है। उन्हें किसी मुल्क के खिलाफ, आज आप देख लें, कभी ना चाइना की कभी जारहियत ये की, पॉलिसी नहीं रही, ना बिल्कुल। कभी इस किस्म। हाँ वो अच्छा, वो रीजन में पीस चाहते हैं। उनकी 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 इंटरेस्ट में नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। उनकी राइज पीसफुल इकोनॉमिक है। वो इकोनॉमिक पीसफुल जो राइज है, वो जाहिर है उसके लिए ऑयल भी चाहिए, चीजें दूसरी भी चाहिए, उनके एक्सपोर्ट चाहिए वो। और ये बहुत बड़ी मार्केट है, ये जो गल्फ है सारी। वो चाहेंगे नहीं कि ये जंग जो है टूल दे, बड़े इन लार्ज हो, और इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है गल्फ के मुल्कों में। तो ये उनके इंटरेस्ट में इकोनॉमिक जो, बिल्कुल ठीक है। तो देखे ना इकोनॉमिक सेटबैक अभी गल्फ कंट्रीज को हुआ है, तो ये चाहेंगे नहीं। चाइना ठीक है। बैठेगा तो नहीं टेबल पे, लेकिन चाइना, आप देखिए हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर गए थे वहां पर, उनको बिल्कुल। ब्रीफ करके आए और उनसे एक इनपुट भी ली। तो ये सारे दे आर ऑन वन पेज। बिल्कुल ठीक है, कहने से आपका पॉइंट आ गया है। असफर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब, कुछ देर पहले हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से, उनके सेक्रेटरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसपे उन्होंने कहा था कि हमने ईरान की 80% फ़िज़ाई सलाहियतों को तबाह कर दिया है और हम ये जंग जीत चुके हैं। जबकि ना ईरान में रिजीम चेंज हो सकी और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के होते अपना हरमस को खोला गया। इस वक्त क्या माहौल आप देख रहे हैं वाशिंगटन में? वसीम, अमेरिका में तो सदर ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने तासुब यही दे रहे हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है और वो फतहयाब है। इसमें यूएस आर्मी जो चीफ है उन्होंने भी एक ब्रीफिंग दी वजीर दिफा के साथ मिलके, और उन्होंने भी ये कहा कि हमने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ये नहीं बताया कि कौन कौन से अहदाफ थे। तो ये इसके साथ ट्रंप साहब भी हैं मुस्तकिल, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, जो अहदाफ थे उन्हें उसे हासिल कर लिए। और इसके लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं और अपनी तमाम इंस्टॉलेशन और तमाम जो वो तैनाती है इस इलाके में वो मौजूद रहेगी, ताकि किसी वक्त भी हम जंग दोबारा करने की जरूरत पड़े तो हम कर सकें। लेकिन सब पूरी दुनिया जानती है कि जो जंग से निकलने की जरूरत ईरान के मुकाबले में खुद अमेरिका की ज्यादा थी। आपको पता है कि अमेरिका में यहाँ पे अंदरूनी सतह पे जितनी ज्यादा मज़ाहमत थी, सदर ट्रंप का जो रवैया है, आलमी रहनुमाओं के साथ जो रवैया है, वो साथ साथ अंदरूनी मुल्क भी जो लोगों के साथ रवैया था, तो उसके नतीजे में आपने देखा कि आठ तो जनरल्स को बरतरफ किया गया इस दौरान, जो उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया था कि वो ये जंग में हिस्सा लेंगे। जिस तरह सदर ट्रंप चाह रहे हैं उस तरह के वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक जनरल है, जनरल केरी, जो इस वक्त सेनेटर है, उन्होंने एक ईमेल लेटर्स लिखे थे तमाम फौजी अफसरान को कि अगर आइन के खिलाफ हो गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जंग के हवाले से गैर कानूनी जंग है, क्योंकि उन्होंने ना उनसे पार्लियामेंट से परमिशन ली गई और सदर ट्रंप ने अपने तौर पे ये जंग शुरू कर दी। आपने देखा कि इनको सदर ट्रंप को जो इनके लिए वसाइल चाह रहे थे, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की वसाइल, वो जो पार्लियामेंट ने उसकी भी मंजूरी नहीं दी। तो यहाँ बहुत मुश्किलात थी अंदरूनी मुल्क की सतह पर। असफर साहब, तो फिर ऑपोजिशन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद भी की गई होगी कि आप जंग कैसे जीत गए, रिजीम चेंज ना हो सका, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ आपसे ना खुल सका, और अब भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इंस्टॉलेशन जो हमारे खलीज ममालिक में है वो मौजूद रहेंगी ताकि किसी भी वक्त हमला हो सके। तो ये भी बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इन 2 हफ्तों में, आप इन मुज़ाकरात को कैसा देख रहे हैं? मुस्बत नताइज निकल के सामने आ सकते हैं? देखिए, इन मुज़ाकरात के लिए ज्यादा इनिशिएटिव जो है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वेंस की तरफ से हुई थी। सदर ट्रंप इस बात का इशारा कर देते रहे कि सदर जेडी वेंस बातचीत कर रहे हैं। वो ये बातचीत पाकिस्तान के तवस्सुत से ही जारी थी और जेडी वेंस ही पाकिस्तान अभी पहुंचेंगे और वहां पे मजीद बातचीत होगी।
आप देखें अमेरिका को इसमें इस सारी जंग में जो हकीमत का सामना करना पड़ा, उन्होंने कहा कि अगर हुर्मस को खोल दिया जाए तो जंगबंदी करने के लिए तैयार है, ये इस शर्त पे, ये शर्त है उसकी। लेकिन अभी इस वक्त तक हुर्मस पूरी तरह खुला नहीं है और वो जो जहाज हजारों की तादाद में फंसे हुए हैं वो अभी भी वहीं मौजूद है। सिर्फ इस ऐलान के बाद कि जंग खत्म हो गया, सीज फायर हो गया है, बैनुल अक़वामी मार्केट में कुछ थोड़ा सा इस्तेकाम नजर आना शुरू हो गया है। इंडेक्स जो है, स्टॉक एक्सचेंज के जो रेट हैं वो थोड़ा सा बेहतर होने शुरू हुए हैं। तो लेकिन ये अभी अमेरिका की बड़ी शदीद जरूरत थी यहाँ ये जो इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि वो जंग में कामयाब हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मदद से उन्हें अच्छा असफर साहब, ये 25वीं अमेंडमेंट लाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उस मामलात में भी जरा मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि जेडी वेंस के पास सारे इख्तियारात आ जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सिर्फ एक डमी सदर के तौर पे रहेंगे। जी, इस बात का इम्कान तो है, लेकिन देखें अभी इस वक्त जो पार्लियामेंट के में अभी चूंकि रिपब्लिकन को अक्सरियत हासिल है, जेडी वेंस को अभी इस सिलसिले में काफी काम करना है। लेकिन इस बात देखें सदर ट्रंप के खिलाफ तीसरा जो एहतसाब का जो एक बिल है वो कांग्रेस में पहले से पेश किया हुआ है। एल गोर उसने एक मेंबर पार्लियामेंट ने एक पहले से वहां पे जमा कराया हुआ है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में अभी भी दोनों ऐवानों में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है, इसलिए वो अभी तक टेबल पे नहीं आया। लेकिन ये गालिब इम्कान यही है कि जो नवंबर के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में ये अपनी अक्सरियत खो देंगे, तो जाहिर है सदर ट्रंप के साथ तो काम करना इतना आसान नहीं रहेगा पार्लियामेंट के साथ। इस वक्त जबकि पार्लियामेंट उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उसके बावजूद ये पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिए बगैर काम करते हैं और के नतीजे में पार्लियामेंट उनके खिलाफ हो गई है। अच्छा। तो बाद में तो खुद अपोजिशन पार्टी के लोग होंगे तो उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा लगता है कि उमूर रोजमर्रा के उमूर जो है अमेरिका के जो मामलात है वो थम कर रह जाएंगे, यहाँ रुक कर रह जाएंगे। आइंदा मैं देखता हूँ कि खुद अंदरूनी अमेरिका में बड़ा यानी सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा और वहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो सकती है मुस्तकबिल में। इस्राएली ऑपोजिशन लीडर का एक बयान सामने आया है कि ये कैसे मुज़ाकरात थे जो इस्राएल के हवाले से हो रहे थे और इस्राएल से डिस्कस नहीं किया गया, इस्राएल को मेज पर नहीं लाया गया। तो इन मामलात में क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी कोई क्लैश नजर आया है? जी नहीं, बिल्कुल। ये देखें जहां अमेरिका की इस जरूरत थी इस इलेक्शन में इस जंग को रुकने की, वहां इसराइल की भी सख्त जरूरत थी। जिस तरीके से ईरान ने हिट किया है इसराइल को, माजी में हम देखते हैं कि इस तरह से इसराइल पे कहीं पे हिटिंग नहीं हुई। जिस आसानी से जो मिसाइल और वो वहां पहुंच रहे थे और वो कार्रवाई उस पर नुकसान हो रहा था लोगों को, तो अब इसराइल भी, आपको पता है कि खुद नेतन्याहू ने जो सीज फायर है इसका खैर मकदम किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये वादे कर दिया कि लबनान में वो इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, वो वहां पे अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको जो ईरान है उस पर तवज्जो देगा कि ये सीज फायर मुकम्मल होनी चाहिए। अभी तक जो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ईरान की जो शराइत हैं वो उस पे वो ज्यादा बालादस्ती पे है और ईरान अपनी शराइत मनवाने की पोजीशन में है। और किसी हद तक मैं इसी पे कमेंट लूंगी आबिद लतीफ साहब से। आबिद साहब, क्या समझते हैं आप कि इस वक्त ईरान जो है वो अपनी शर्तें मंजूर करवा सकता है? अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल ना हो ताकि इसराइल को टारगेट ना किया जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का भी एक मामला है, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी मौजूद है कि मैं और मुस्तफा खामनाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मिलकर देखेंगे। इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। देखें, ये तो अब जो 2 हफ्ते जो नेगोशिएशन होनी है वही बताएंगे, उसी से पता चलेगा कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो उसके प्रपोजल थे, अगर आप उनको शर्तें कहें जो ईरान के थे, तो वो तो मोर और लेस तकरीबन सारे ही एक तरह से टैकेटली, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन टैकेटली मेरे तो ख्याल में मान लिए गए हैं। देखें, मिसाइल्स की रेंज उसने क्लियर कर दिया है कि वो जहाँ तक उसको जरूरत है, एज पर एज उसके ऊपर जहाँ से एग्रेशन हुई है वहां तक वो रखेगा। और उसने उसका लॉजिक भी दे दिया, जो जस्ट फॉर का जस्टिस बेलम का प्रिंसिपल है।
दूसरी जहाँ तक बात है कि जी उसकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, उसने क्लियर कर दिया है कि वो एनरिचमेंट पीसफुल पर्पस के लिए जहाँ तक जिस रेशो तक एनरिचमेंट चाहिए वो ईरान करेगा और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेगा। और फिर जहाँ तक बात है जी स्टेट ऑफ होर्मुज़ की, स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे तो उसने ये भी उसकी जो रेड लाइन है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है उस पर अब ईरान का क्योंकि वो उसकी टेरिटोरियल एरिया है कोस्ट लाइन का, और एज पर एज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी में भी ये लिखा हुआ है कि 22 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो अगर कोई स्ट्रेट है तो उसके अंदर इनोसेंट पैसेज तो हर एक को दिया जाएगा, लेकिन अगर इसके अलावा कोई चीज होती तो जो स्टेट के साथ वो लगता है वो उस स्टेट को उसका अख्तियार होगा। तो ये भी उसने क्लियर कर दिया है। फिर अगर आप इसके अलावा ये भी क्लियर कर दिया है सैंक्शंस हैं वो अब ईरान के ऊपर नहीं होंगी, क्योंकि ईरान को जो अब द राइट टू सर्वाइव, ब्रीथ एंड प्रोग्रेस एज पर एज देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसर्न, उसकी इजाजत होगी। तो मैं तो समझता हूँ जी कि ये एक तरह से बज़ाहिर तो इन्हीं चीजों पे फिर ईरान जो है वो माना है, इन्हीं चीजों के ऊपर बातचीत चल रही है, बातचीत होगी। और अमेरिका के लिए जैसे अभी बात हो रही थी, हमारे एनालिस्ट बात कर रहे थे कि फेस सेविंग उसका सबसे बड़ी जो अमेरिका की डिमांड है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं, वहाँ पे लोग कह रहे हैं, उसके हलीफ जो है वो कह रहे हैं कि उसकी वॉर नहीं है। तो जब उसकी वॉर नहीं है, उसकी वॉर नहीं थी, तो उसको एक फेस सेविंग चाहिए। हाँ, इजराइल जो है उसका, क्योंकि आपने देखा कि इजराइल का हमेशा से बिहेवियर ही एरेटिक है। इजराइल स्पॉइलर है, वो है, वो इसके अंदर हमेशा से जो है क्योस पैदा करना चाहता है, तो वो अभी भी उसकी कोशिश होगी। लेकिन एज पर एज ये जो है तब तक के मामला चल रहे हैं जी, मेरा ख्याल है कि अमेरिका वो इजराइल को जो उसका जो डेमोनोर है उसकी करेक्शन की जिम्मेदारी मुझे लगता यही है, मेरी अपनी राय है कि वो एब्सोल्युटली अमेरिका ने ली है। बिल्कुल ठीक है कियानी साहब, ईरान का एक मुतालबा ये भी था कि हमें मुआवजा दिया जाए जो मिसाइल दागे गए उसके स्ट्रक्चर के लिए, और ईरान का एक मुतालबा ये भी था कि पूरे खित्ते में जंगबंदी की जाए, यानी लेबनान पे भी अटैक ना किए जाएं, क्योंकि हिजबुल्लाह का एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक है ईरान के साथ। अगर हिजबुल्लाह पे हमले अब तक किए जाएंगे तो फिर ईरान भी रिटेलिएट करेगा, तो सिनेरियो कहानी किस तरफ जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त जरा थोड़ा सा मैं इसका जवाब भी दूंगा। यूनाइटेड अमेरिका के अंदर हालत ये है कि उनके जो नेटो के एलाइज हैं और यूरोपियन यूनियन, ये एक तारीख है सेकंड वर्ल्ड वॉर से अब तक की, साथ खड़े हुए थे और उनमें से कोई भी इनके साथ अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नहीं है। इंटरनली डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं, जो अमेरिका के अंदर इश्यूज हैं, वो है वेटरन्स की, ये पेंशनर्स की के हालात, हेल्थ केयर, ये चीज जो इस वक्त जो है लोगों को लेनी पड़ती है, इंश्योरेंस लेनी पड़ती हैं। वो चाहते हैं कि, और फिर जो चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं, वो चाहते हैं कि ये चीजें पर फोकस करे गवर्नमेंट। ईरान के साथ वो कहते हैं जी हमारा ना कोई ताल्लुक है, ना कोई जंग है। ठीक है, एक ग्रुप है रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिव जो ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखें जो अभी इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन होनी है कांग्रेस की, इनके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की नजर है, जिसकी वजह मैं बता दूं, इसकी वजह और फिर एक और भी है, गल्फ कंट्रीज जहां पर इनकी बेसिस हैं, वो बिहाइंड द सीन्स बैक चैनल के अंदर वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी बेसिस आपकी हमारे लिए कोलैटरल डैमेज बन गई है, हमें कोई इसका फायदा नहीं पहुंचा, मेहरबानी करके हम तो ईरान से जंग नहीं लड़ सकते, मेहरबानी करके ये जंग बंद की जाए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है गल्फ कंट्रीज को, और इकोनॉमिक मार तो पड़ चुकी है उनको, काफी साल पीछे जा चुके हैं। तो ये सिनेरियो के अंदर अमेरिका जो है वो तैयार हुआ है बात करने की ईरान को। अब ईरान की बताता हूं आपको, ईरान के लिए सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? सैंक्शंस हैं। जो 40 साल से इन पे सैंक्शन लगी हुई हैं, इनके लोग, ईरान के लोग इससे भी तंग हैं, बहुत तंग हैं। हुकूमत खुद तंग है कि जी किसी तरीके से इस जंगल से जान छुड़ाई जाए, ताकि ईरान को जो उसकी, देखे ना, बड़ी इनकी जो लिटरेसी रेट बड़ी हाई है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी और साइंस के अंदर बड़ी है, तो वो चाहेंगे कि किसी तरीके से ये सैंक्शन हटे। जहां तक बात आपने की थी कि जो उन्होंने जो मिसाइल लगा उसके पैसे लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये टेबल पे लेकर आएंगे,
असल चीज सैंक्शंस होंगी, दूसरा ये होगा कि जी मेरे पर दोबारा जंग नहीं की जाए, और फिर यस थर्ड जो है कि रीजन के अंदर ये पीस हो, ये चीजें होंगी। बाकी ये जो किसी पैसे मुझे दे दे, वो अमेरिका कहे जी मैंने भी मिसाइल मारे थे मुझे भी दे दें, वो नहीं होंगी। तो ये एक ये सिनेरियो है। मैं तो ये समझता हूं कि दोनों को फेस सेविंग चाहिए, ईरान को भी अमेरिका को भी, और वो और फेस वो सेविंग फेस यही सेविंग होगी जो कि है अभी वो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने दे दी है। बहुत शुक्रिया कियानी साहब आपके वक्त का, इनके या। हमरा थे आबिद लतीफ़ साहब। असफर इमाम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।